हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार उड़ान बैच में। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं बेटा इस चैप्टर का। मैं ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूं आज, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा पोर्शन कवर करने थे और लाइव क्लासेस में कभी कभी डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज कि डाउट्स आते हैं, चैटिंग हो जाती है ना। तो इसलिए आज मैं इसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसीलिए कहीं कोई डिफरेंसेस ना आए, मैंने क्या किया है कि मैंने आज आपको फ्लो चार्ट्स पहले से बना के ले आया हूं। मतलब आपके फ्लो चार्ट्स आज बने हुए हैं ऑलरेडी, आप देखोगे तो मैंने फ्लो चार्ट के तरीके से एक्सप्लेन किया है। नो चेंज इन मेथड, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं महसूस होने वाला है सिवाय इसके कि ये रिकॉर्डेड क्लास है और वो लाइव क्लास होती, ठीक है। कंटेंट इज सेम एंड इनफैक्ट कम टाइम में हम ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर देंगे। आप देखना, मतलब जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा, कंटेंट ज्यादा डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फाइनली मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली को देखेंगे। मैं आपके लिए बना बनाया आंसर लेके आया हूं, मतलब आप समझ लीजिए आपको वही आंसर एग्जाम में लिख के आना है। कभी आपको 5 नंबर में आ जाएगा मेकिंग ऑफ जर्मनी का या 5 नंबर में आ जाएगा मेकिंग ऑफ इटली। ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आएंगे 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। आपको मैं बना बनाया आंसर लेके आया हूं और आपको वही आंसर लिख के आना है, पूरे पूरे नंबर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो मेकिंग ऑफ जर्मनी से शुरुआत करते हैं। रिवॉल्यूशन हो चुका था, अब कहानी यहां से कुछ है। देखो, नेपोलियन जब हार जाता है 1815 में, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है 1815 में, राइट। और ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन होती है तो जर्मनी को उस ट्रीटी के तहत प्रशिया के डोमिनेंस में रख दिया जाता है। समझना, ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी का एक प्रोविजन था कि जर्मनी जो स्टेट है उसको उठा के प्रशिया में रख देंगे। अब देखो ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन से दो पार्टीज थे, याद करो। ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन से दो पार्टीज थे? एक तरफ थी प्रैब कंट्रीज, है ना, दूसरी तरफ कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो नेपोलियन जो है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो प्रैब जो कंट्रीज हैं, प्रैब, उसमें प्रशिया भी है। तो उसमें एक ट्रीटी का प्रोविजन ये था कि जो जर्मनी नेशन है, जर्मनी नेशन को प्रशिया के डोमिनेंस में रख दिया जाएगा, ठीक है ना, प्रशिया के डोमिनेंस में रख दिया जाएगा। ये एक प्रोविजन था। अब जब जर्मनी को प्रशिया के अंदर रख दिया गया, मतलब प्रशिया में क्या थी? मोनार्की थी, ठीक है। तो जर्मनी में भी वही चीजें आ गई, है ना, जर्मनी को एकदम कंट्रोल कर लिया गया। तो इस तरह से जो वियना पैक्ट हुआ, यानी जो वियना ट्रीटी हुई, वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन थी जर्मन यूनिफिकेशन में। मतलब जर्मनी को जर्मनी यूनिफाई होने की कोशिश कर रहा था। अब याद करो 1848 में जर्मनी ने कोशिश करी थी, जहां पर पार्लियामेंट बनाया गया, है ना, जहां पर वो यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यूनिफाई नहीं हो पाते हैं, राइट। तो एक तरीके से समझ में ये आ रहा है कि यूनिफाई क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रशिया का डोमिनेंस था जर्मनी के ऊपर और प्रशिया नहीं चाह रहा था कि जर्मनी कोई देश बने, राइट। लेकिन बाद में प्रशिया जैसे कंट्री को समझ में आया ये कब तक साइकिल चलेगी, रिवॉल्यूशन और सप्रेशन की, राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि यहां पर लगा कि यार ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है एक तरफ, और जो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है ना। मतलब वो लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, हम लोग सप्रेशन कर रहे हैं, ये साइकिल कब तक चलेगी? इस चीज को परेशान हो गए थे वो लोग, एंड दैट इज बाय प्रशिया ने सोचा कि हम जर्मनी की मदद करेंगे उसके यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जर्मन स्टेट्स के बारे में बात करूं तो बेटा जर्मन स्टेट्स 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन था। कॉन्फेडरेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यानी 39 स्टेट्स सब एक साथ आए थे और एक साथ मिले हुए थे, उसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, ठीक है ना। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स था। अब देखो फेडरेशन भी होता है जहां फेडरेशन होता है जहां पर स्टेट्स आके मिले हैं, एक बड़ा ग्रुप बना दिया, जैसे कि अमेरिका, राइट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्फेडरेशन है ये स्टेट्स का, यानी 39 स्टेट्स जो है मिलजुल के आए हैं और वो किसी किसी टर्म्स एंड एग्रीमेंट में है, एंड दे आर मेकिंग वन पर्टिकुलर बड़ा एरिया उन्होंने बनाया है जिसको वो जर्मन स्टेट्स के नाम से बोल रहे थे। 39 स्टेट्स थी और इस जर्मनी के अंदर 3 एरियाज थे, नॉर्दर्न जर्मनी, सेंट्रल जर्मनी एंड दी सदर्न जर्मनी, ठीक है। अब ये जो 39 स्टेट्स थे, ये 39 स्टेट्स पूरे इनमें से एक स्टेट था, मतलब कॉन्फेडरेशन बताया मैंने 39 स्टेट्स का, तो इन 39 स्टेट्स में एक स्टेट हुआ करता था जिसको बोलते हैं प्रशिया, ठीक है। प्रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल इन वॉट, इन कॉन्टेक्स्ट टू साइज एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू द मिलिट्री, ठीक है। प्रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब देखो प्रशिया प्रैब कंट्री में आ रहा है और प्रशिया ही एक पार्ट है उन 39 कॉन्फेडरेशंस का, ठीक है। तो इसलिए प्रशिया के अंडर सारा जर्मनी के सारे स्टेट्स को रख दिया गया था, इसलिए जर्मन का यूनिफिकेशन स्लो हुआ। अब इन 39 स्टेट्स में एक प्रशिया भी है, तो प्रशिया नहीं चाह रहा है कि बाकी 39 स्टेट्स मिल जाएं और बड़ा कंट्री बन जाए, क्योंकि प्रशिया अपनी डोमिनेंस बनाए हुए बाकी 39 स्टेट्स पे, जैसे कि हम एक बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मतलब एक बहुत बड़े हीरो हैं ऊपर बैठे हुए हैं, ये प्रशिया उस वक्त तो प्रशिया यही चाह रहा था। तो इन 39 स्टेट्स में प्रशिया सबसे पावरफुल था इन साइज ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट टू द साइज एंड मिलिट्री। तो बात
बात ये आती है कि जो प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन था, जर्मनी को यूनिफाई करने का प्रोसेस था, व्हाट इज जर्मन यूनिफिकेशन? ये जो 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स हैं उनको एक बना दिया जाए और एक नेशन बन जाए, इसको हम लोग जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी बोलेंगे। अब ये जो जर्मन यूनिफिकेशन था, 39 स्टेट्स एक साथ क्यों नहीं आ पाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1815 से लेकर 1850? याद करो 1815 वो प्रोसेस, वो टाइम पीरियड था जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था और 1850 तक चला, और 1848 में याद करो रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, रिवॉल्यूशन बाय दी लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास इन जर्मनी, है ना, जहां पर वो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी बनाते हैं और फिर वो एक पार्लियामेंट, एक वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जाते हैं जहां वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि हम एक मोनार्की बनाएंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मोनार्की उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगी। फ्रेडरिक विलियम फोर को वो क्राउन देते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर जो है क्राउन को रिजेक्ट कर देता है। याद आ रही है वो स्टोरी? तो बेसिकली यहाँ ये पूछ रहा है कि ये प्रोसेस था जर्मन यूनिफिकेशन का इस पीरियड में 1815 से लेकर 1850 तक, ये स्लो क्यों रहा? 5 रीजन है बेटा जो आपको याद रखने हैं। पहला रीजन इसमें क्या है? फर्स्ट आप कहोगे पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, यानी अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त जर्मनी के अंदर या फिर यूरोप के अंदर, वो अलग अलग व्यूज रख रही थी, वो अलग अलग मत रखती थी और इस वजह से जर्मन यूनिफिकेशन का यहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हो पाया, उसमें बहुत डिले हुआ। दूसरा ऑस्ट्रियन इंटरफेरेंस। अब आपको पता है जर्मनी के पॉलिटिकल सिनारियो में ऑस्ट्रिया का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था। दैट इज वाई अब ऑस्ट्रिया के अंडर था, भाई ऑस्ट्रिया के अंडर रख दिया गया था ना जर्मनी को। देखो यही तो बोला गया है यहाँ पर, यही तो बोला गया है। देखिए जर्मनी वॉज केप्ट अंडर द डोमिनेंस ऑफ प्रशिया, अब प्रशिया के अंडर रख दिया। अब प्रैप कंट्रीज भी हैं तो प्रैप कंट्रीज सब में एक साथ हैं, तो ऑस्ट्रिया का भी बहुत काफ़ी इंटरफेरेंस था, ऑस्ट्रिया भी काफ़ी दखलंदाजी कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अब दखलंदाजी कर रहा है तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो भाई भाई हो गए ना, प्रैप कंट्रीज में आ रहे हैं, PRAB, राइट। तो दूसरा पॉइंट हो गया ऑस्ट्रियन इंटरफेरेंस। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो बहुत ही वीक थी, और वो इतनी वीक थी कि वो लड़ नहीं पा रही थी और अपने आप को एक तरह से वो यूनाइट करके नहीं लड़ पा रहे थे। दैट इज वाई वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से जर्मन यूनिफिकेशन स्लो रहा, क्योंकि जर्मनी की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमजोर थी। चौथा पॉइंट ये था कि इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स इन दी जर्मन अफेयर्स, जो फॉरेन कंट्रीज थे, दूसरे दूसरे और देश जो थे, वो भी यहाँ पर जर्मनी की इस पर्टिकुलर इस जर्मनी के इंटरनल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे। एंड दैट इज वाई जब बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं तो उसमें खिचड़ी तो पकती ही है, इसलिए जर्मन यूनिफिकेशन स्लो हुआ। एंड फाइनली लोगों के अंदर भी इतनी अवेकनिंग नहीं थी कि हमको एक तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें नेशन नहीं बनने दिया जा रहा है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़, ठीक है। तो देयर वाज अ लैक ऑफ अवेकनिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो ये 5 रीजन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वाज स्लो इन द पीरियड ऑफ 1815 टू 1850। तो आपको बेटा यही 5 पॉइंट लिख के आने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर में आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब क्या हुआ कि 1848 के बाद आपको पता है रिवॉल्यूशन हुआ और नेपोलियन का जो रूल था जर्मनी में वो उससे कुछ सीख मिल जाती है, ठीक है। अब 1848 का रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये समझ में आता है कि जो नेपोलियन का रूल था जर्मनी के अंदर वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ कि वैसे तो वो खराब रूल था, नेपोलियन एक तरह से अत्याचार कर रहा था जर्मनी के लोगों पर भी, लेकिन वो एक तरह से ब्लेसिंग निकल गया, धोखे में ब्लेसिंग, डिस्गाइज मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अनजाने में वो ब्लेसिंग्स निकल गया। क्यों? क्योंकि जो अत्याचार नेपोलियन ने किए थे अपने लोगों के ऊपर 1815 तक किए गए थे, ठीक है, तो उससे समझ में ये आया, बाद में उसका कंजर्वेटिज्म आ गया, तो वहाँ के लोगों को समझ में ये आया कि यार हम इतना अत्याचार झेल रहे हैं, ये तो वैसे ही है जैसा कि कंजर्वेटिव्स भी वही कर रहे हैं जो नेपोलियन कर रहा था, तो लोगों की आँख खुल गई, ठीक है ना। तो क्रेडिट जो जाता है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म क्यों आया, वो आया नेपोलियन की वजह से। भाई मान लो फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में पहले रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, 1804 में फ्रांस का राजा बन गया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस, हु नेपोलियन बोनापार्ट। 1815 में वो हार जाता है, जब 1815 में हारता है तो भाई उसके बाद ही तो भाई ये नेशनलिस्ट ये बातें वो क्या करता है भाई, 1804 में राजा बना और फिर वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को कैप्चर करना शुरू करता है नेपोलियन बोनापार्ट। फाइनली वो 1815 में हार जाता है, उसके बाद कंजर्वेटिज्म आ जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर नेपोलियन ना आता और फ्रांस रिपब्लिक रह जाता, मान लो फ्रांस में रिपब्लिक हो जाता, फ्रांस रिपब्लिक था, फ्रांस रिपब्लिक हो जाता, नेपोलियन आता ही नहीं, तो बाकी देशों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती ही नहीं, क्योंकि फ्रांस के अंदर थी, लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, वहां मोनार्की अत्याचार कर रही थी, तो वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने अपने देश की लड़ाई लड़ी। अब वो तो बाद में रिवॉल्यूशन रिपब्लिक होने के बाद फ्रांस में फिर से वो डिक्टेटरशिप आ गई, वहां नेपोलियन आ गया। अगर नेपोलियन नहीं आता तो बाकी लोगों को वो कैप्चर ही नहीं करता, और बाकी लोगों को कैप्चर नहीं करता तो लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स आते ही नहीं। समझ रहे हो ना, ये तो नेपोलियन के आने से हो गया कि लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स आ गए, वरना सोचो नेपोलियन नहीं आता अगर फ्रांस के अंदर,
सपोज, तो फ्रांस के लोग तो एक रिपब्लिक हो ही गए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। बाकी देश कैसे होते, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज मोनार्की फेस कर रहे थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, आयरलैंड, ये सब मोनार्की फेस कर रहे थे, है ना, और बहुत गंदी वाली मोनार्की फेस कर रहे थे। तो इट इज बिकॉज ऑफ नेपोलियन, इसलिए नेपोलियन को क्रेडिट दिया जाता है एक तरीके से, बिकॉज ऑफ यू नेशनल सेंटिमेंट्स यूरोप के अंदर शुरू होते हैं। ठीक है, अब ये कैसा हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कैसे हुआ, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो थे बेटा वो क्या कर रहे थे, वो स्टेट की पावर को प्रमोट करते थे कि स्टेट बहुत पावरफुल है, और साथ में वो पॉलिटिकल डोमिनेशन भी था उनका यूरोप के ऊपर, कंजर्वेटिव्स पूरा डोमिनेट कर रहे थे, राइट। अब यही कंजर्वेटिव्स होते हैं जब, क्योंकि इनके ऊपर सप्रेशन हो रहा होता है, तो यही सप्रेशन क्यों हो रहा होता है, क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं कि जो नेपोलियन ने किया वही ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ये लोग क्या, जब ये लोग का जब होता है तो इनके ऊपर रिवोल्ट करते हैं, वो लोग बार बार रिवोल्ट करने की वजह से कंजर्वेटिव्स ही क्या करते हैं, नेशनल सेंटिमेंट्स मूव करना शुरू कर देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं, लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, और इस वजह से नेशनल फीलिंग्स जो है लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो मिडिल क्लास को, जो मिडिल क्लास जर्मन था, अब याद करो, मैं थोड़ा कहानी याद कराता हूं कि जो एसएस एलेसिया एपिसोड भी हुआ था गरीबों का, है ना, 1830 का रिवॉल्यूशन भी हुआ था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सब एज ऑफ रिवॉल्यूशन से पढ़ा था हमने। लेकिन अब क्या था कि 1848 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें जर्मन के लोग, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो ऑल जर्मन एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो क्या करता है, वो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो होते हैं 39 स्टेट्स, उनको नेशन स्टेट्स बनाने की बात करता है कि भैया ये जर्मन कॉन्फेडरेशन हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, 39 यूनिट्स हैं, इनको क्यों ना हम नेशन स्टेट बना दें। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन पास्ट है, ये कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, और यहाँ के लोगों की कॉमन हिस्ट्री भी है, एक ही आदमी से एक्सप्लॉइट हुए हैं, तो उनको हम लोग क्या कर दें, नेशन स्टेट बना दें। ये लोग चाहते थे, बट वो इस काम में फेल हो जाते हैं। याद है कहानी आपको, बाकी याद है कैसे फेल हो जाते हैं, है ना। वो क्या चाहते हैं, नेशन स्टेट बने, और वो क्या चाहते हैं ये लोग जर्मन मिडिल क्लास, कि नेशन स्टेट बन जाए, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन, और वो जो नेशन स्टेट बने वो पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न हो। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। दिस जो अटेम्प्ट करते हैं लिबरल्स 1848 में, उसको क्रश कर दिया जाता है मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। साथ में उन लोगों को, मोनार्की और मिलिट्री को, प्रशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जंकर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, जंकर्स। तो जंकर्स भी इनको सपोर्ट करते हैं। अब देखो, प्रशिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जर्मन यूनिफिकेशन की, लेकिन प्रशिया के अंदर 1848 से पहले एक तबका था, यानी 1848 की कहानी है ना ये तो, क्योंकि 1848 से पहले एक तबका था जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि वहां पर मतलब वहां जर्मन यूनिफिकेशन हो। तो मोनार्की, मिलिट्री जो पहले भी अबंडन कर चुकी थी, जिन्होंने पहले भी पार्लियामेंट खत्म किया, उनको सपोर्ट मिल गया था प्रशिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स का। लैंड ओनर का सपोर्ट मिलने का मतलब होता है फंडिंग मिल जाना, पैसा मिल जाना, और जब पैसा मिलेगा तब लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। ये है पूरी कहानी, मतलब ये कहानी एक तरीके से जर्मन यूनिफिकेशन की। अब मैं आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं भी आई हो तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आंसर कैसे लिखना है, और मुझे यकीन है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ जाएगी। देखो, ये मैं आपको बेटा 6 पॉइंट लिख के लाया हूं, और 6 के 6 पॉइंट सुन लो, इजी है, बहुत इजी है। ये आपका जर्मन यूनिफिकेशन पूरा कर देगा। मतलब आपको इतना समझ में आ गया तो आपकी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। सुनना शुरू करो। देखो, जो इनिशिएटिव लिबरल्स ने लिया था, जो इनिशिएटिव लिबरल्स ने लिया था जर्मनी को यूनाइट करने का, उसको क्रश कर दिया जाता है मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जर्मन को यूनिफाई करने की, वो चली जाती है प्रशिया के ऊपर। प्रशिया का यहाँ पर राजा होता है, प्रशिया का यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क के ऊपर जिम्मेदारी जाती है, और वो जर्मनी को यूनिफाई करने की शुरुआत करता है। इसलिए ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क 3 साल तक 7 लड़ाइयां लड़ता है अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और वो तीनों ही लड़ाइयों को जो वो लड़ता है, वो तीनों लड़ाइयां जीत जाता है, ठीक है। सो फाइनली जो है 1871 में जो प्रशिया का राजा था, कौन, Who was the Prussian king? King केसर विलियम I, he was proclaimed the emperor। उसको जर्मनी का एम्परर बना दिया जाता है, और जर्मन एम्परर को राजा बनाने के लिए जो सेरेमनी होती है वो हॉल ऑफ मिरर्स में होती है, ये पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर होता है। यहाँ पर 18 जनवरी 1871 को लोग इकट्ठा होते हैं, और जर्मन किंग का एम्परर उनको ताजपोशी की जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहानी हुई जर्मन यूनिफिकेशन की, सिंपली क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि जो इनिशिएटिव लिया था, देखो सब कुछ पॉइंट लिखे हैं, जो इनिशिएटिव लिया था लिबरल्स ने जर्मनी को यूनाइट करने का 1848 में, उसे क्रश कर दिया जाता है मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया है। जब वो क्रश हो जाता है, इस वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्मन यूनिफिकेशन की, वो चली जाती है प्रशिया के ऊपर। प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, उसको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है। वो 3 लड़ाइयां लड़ता है इन दी स्पैन ऑफ 7 ईयर्स, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, जिसको वो 3 लड़ाइयां जीत जाता है। फाइनली 1871 में प्रशिया का जो राजा होता है केसर विलियम, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर को थोड़ी बनाएंगे भाई, ये तो चीफ मिनिस्टर था,
ऑटो वन बिस्मार्क, बट चीफ आर्किटेक्ट था। पर राजा कौन था प्रशिया का, वो उसको ही तो जर्मनी का राजा बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो चीफ मिनिस्टर, जो प्रशिया का राजा था कैसर विलियम वन, ठीक है। कैसर, कैसर जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब किंग होता है। तो आप या तो लिखो प्रशियन किंग विलियम वन या लिखो प्रशियन कैसर विलियम वन, ठीक है ना। तो प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर, और 18 जनवरी को ये जो सेरेमनी होती है वो हॉल ऑफ मिरर्स में होती है इन पैलेस ऑफ वर्सिलीज। क्लियर हो गया, ये था आपका जर्मन यूनिफिकेशन। अब आते हैं हम इटली यूनिफिकेशन पे। अब जरा देखो बेटा, इटली यूनिफिकेशन के लिए एक बहुत ही सीधी साफ बात आप यहां पर सीख लो। मैं आपको एक बार में पूरा इटालियन यूनिफिकेशन क्लियर कर देता हूं। देखिए जरा, पूरा इटालियन यूनिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बेटा क्या हुआ कि अगर हम बात करें ये वाले एरिया की, तो ये वाला एरिया जो है, मैं आपको सिंपली डायग्राम बना के दे रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली कि सर ये ऐसा ही क्यों बनाया आपने, ठीक है ना। देखिए ये जो है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये इटली का एरिया है। तो देखो इटली जो है बेटा वो 3 एरियाज, रीजन्स में डिवाइड था। ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। ये नॉर्दर्न इटली है, राइट। ये क्या है, ये नॉर्दर्न इटली है, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज योर सेंट्रल इटली। अब मैं एक बार में कहानी बता रहा हूं, फिर आप पढ़ लीजिएगा। और ये है आपका सदर्न इटली, ये क्या है आपका सदर्न इटली। अब जरा सुनिएगा, कहानी सुनिएगा। देखो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो था उनका सार्डिनिया पीडमोंट। इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ये रीजन्स हैं, ये रीजन है, मैं कह रहा हूँ स्टेट्स। तो इटली के अंदर 7 स्टेट थे, जैसे अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसे इटली के अंदर 7 स्टेट थे। उनमें से सबसे पावरफुल स्टेट उनका सार्डिनिया पीडमोंट था। सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था विक्टर इमैनुअल II, ठीक है ना। अब विक्टर इमैनुअल II के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इटली का यूनिफिकेशन करना होता है, ठीक है। अब जरा कहानी सुनिए, जो नॉर्दर्न इटली था उस वक्त जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर था, ठीक है ना। वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर आता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर आता था, ठीक है ना। और जो यहां पर सदर्न इटली था, सदर्न इटली, ये बेसिकली किसके अंडर था, दिस वाज अंडर हुम, दिस वाज अंडर बूरबॉन किंग्स ऑफ स्पेन, बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन, ये बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन के अंडर आता था। और जो सेंट्रल इटली था इसमें पोप रूल कर रहा था, ठीक है ना, इसमें पोप रूल कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न इटली है वो हैब्सबर्ग वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंडर था। तो विक्टर इमैनुअल II के ऊपर ये विक्टर इमैनुअल II कौन था, सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था। तो सार्डिनिया पीडमोंट सबसे पावरफुल स्टेट था इटली का, 7 स्टेटों में सबसे पावरफुल स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट था। सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसको जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है। तो वो उसने क्या किया, सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसका नाम था काउंट कैवोर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुमको नॉर्दर्न इटली से के चंगुल से बचाना, नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के चंगुल से निकालना है। काउंट कैवर बड़ा ही टैक्टफुली यहां पर ये काम करता है और फ्रांस की मदद से नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया के चंगुल से निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद गारिबाल्डी के पास साउथ में आते हैं। साउथ में व्यक्ति था गारिबाल्डी, और गारिबाल्डी था वो लोकल लोगों की सपोर्ट से बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन को उखाड़ फेंकता है और साउथ इटली को आज़ाद कर देता है। जब नॉर्थ इटली जो है आज़ाद हो गया और जब साउथ इटली आज़ाद हो गया तो पोप को लगा कि भैया दोनों आज़ाद हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भैया मिल के बीच में चपट्टे हो जाएं, लगा भैया सैंडविच हो गए। तो इसलिए पोप ने सोचा कि यार चपट्टे हो जाए, सैंडविच हो जाए, उससे पहले हम भाग निकलते हैं। तो जो पोप जो है वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है। तो बेसिकली नॉर्दर्न जो इटली होता है, यहाँ पर जो कहानी होती है वो काउंट कैवोर पूरी करता है। कौन करता है पूरी, काउंट कैवोर पूरी करता है। यहाँ पर कहानी कौन पूरी करता है, यहाँ पर गैरिबाल्डी पूरी करता है, ठीक है ना, गैरिबाल्डी पूरी करता है। यहाँ गैरिबाल्डी किसका सपोर्ट लेता है, गैरिबाल्डी सपोर्ट लेता है लोकल्स का, और लोकल्स की मदद से वो बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन को उखाड़ देता है। और काउंट कैवोर मदद लेता है फ्रांस का, और फ्रांस की मदद से वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर को उखाड़ फेंकता है, ठीक है बेटा। ये है पूरा इटालियन यूनिफिकेशन। इसके बारे में मैंने आपको नोट्स जो है यहाँ पर बना के दे दिए हैं, ये सारा आप यहाँ से पढ़िएगा। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स इन विच 1 रीजन वॉज कॉल्ड एज सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका राजा एक इटालियन प्रिंसली हाउस इसको रूल करता था। इटली के 3 रीजन्स थे, नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली, साउथ इटली। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर था, सेंट्रल इटली पोप के अंदर था, साउथ इटली बूरबॉन किंग ऑफ स्पेन के अंदर था। ग्वासेपी मैज़िनी ने क्या किया, उसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था यूनिफिकेशन का, है ना। आपको याद है ग्वासेपी मैज़िनी इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, जिसने 2
सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली मरसाइल में और यंग यूरोप बर्न के अंदर, राइट। तो उसने कोशिश करी थी कि हम जर्मन यूनिफिकेशन करें, इटालियन यूनिफिकेशन करें, बट उसका वो इतना इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की वो चली जाती है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल II के ऊपर। इमैनुअल II कमांड करता है चीफ मिनिस्टर कैवर को, और चीफ मिनिस्टर कैवर बड़ी ही टैक्टफुली ऑस्ट्रिया को डिफीट कर देता है फ्रांस की मदद से, और नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया के चंगुल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ की बात करेंगे तो वहां पर गैरीबाल्डी था, उसने लोकल लोगों की मदद से बूरबन किंग ऑफ स्पेन को उखाड़ फेंका। सेंट्रल पार्ट में पोप था, उन्होंने गिव अप कर दिया, एंड फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा था, उसको जो है इटली का अब यहाँ राजा प्रोक्लेम कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा ब्रिटेन के ऊपर। इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहते हैं, पहला ये समझ लेते हैं। देखो, जिस तरह से आपने देखा कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क 3 लड़ाइयां लड़ता है 7 सालों तक, ठीक है। जिस तरीके से इटालियन यूनिफिकेशन में लड़ाइयां होती हैं, है ना, उस तरह से मतलब दोनों ही यूनिफिकेशन में आप देखोगे खून खराबे होते हैं, वॉर्स होती हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है। लेकिन ब्रिटेन का केस इसलिए स्ट्रेंज होता है क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था और ब्रिटेन बहुत ही आसानी से जो है वो बन गया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रिटेन की बात करूंगा तो 18वीं सेंचुरी से पहले वो नेशन स्टेट नहीं था। अब नेशन स्टेट का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इधर ब्रिटेन में कौन कौन रहता था, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश, इस तरह के लोग जो है ये डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, जो कम्युनिटी हैं या आप कह सकते हैं एथनिक ग्रुप्स हैं जो ब्रिटेन में रह रहे थे, ठीक है ना। ये एथनिक ग्रुप्स हैं जो ब्रिटेन में रह रहे थे। अब ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनका खुद का कल्चर ट्रेडिशन था, तो इस तरह के जब कल्चरल डिफरेंसेस थे उससे क्या हुआ, ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ रहा था क्योंकि बहुत यूनिटी थी इनके अंदर, ठीक है। अब जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, इंग्लिश पार्लियामेंट में क्या थी, पहले मोनार्की थी। इंग्लिश पार्लियामेंट की मोनार्की 1688 में सीज हो जाती है, मतलब वहां पर मोनार्की खत्म हो जाती है, और मोनार्की खत्म होने के बाद वहां पर एक पार्लियामेंट बनता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एक तरह से ये एक एग्रीमेंट होता है, एक ये एग्रीमेंट होता है जो साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो है बन जाता है। मतलब व्हाट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, देखो पहले क्या है, पहले आपका है इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड और जब स्कॉटलैंड मिल जाते हैं तो उन दोनों कंट्री को मिलने के बाद हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। डिफरेंस है, अगर आप देखते हो इंग्लैंड की टीम खेलती है ना वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड की टीम खेलती है, और आप देखते हो आयरलैंड भी खेलती है कभी कभी वर्ल्ड कप में, आपने देखा होगा स्कॉटलैंड भी खेलती है वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इंग्लैंड और अगर हम बात करें स्कॉटलैंड को मिला देंगे तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना देता है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कब होता है, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यहाँ पर एक तरह से एग्रीमेंट करते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड अपनी पावर इंपोज कर देता है स्कॉटलैंड के ऊपर, ठीक है, जोर जबरदस्ती करके इंपोज कर देता है। तो इंग्लैंड क्या करता है, वो अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करता है स्कॉटलैंड को, और वो उसके ऊपर अपनी पावर्स को इंपोज करता है। इसकी वजह स्कॉटलैंड की वजह से क्या होता है, स्कॉटलैंड एक तरह से इसके ऊपर ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी हो जाता है। मतलब स्कॉटलैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश का कल्चर का इंपोज कर दिया जाता है, इस वजह से ब्रिटिश आइडेंटिटी ज़्यादा हो जाने लगती है। और दूसरी बात, स्कॉटलैंड के लोगों को सप्रेस किया जाने लगा, यानी अब जो ब्रिटेन है वो स्कॉटलैंड के कल्चर को सप्रेस करता था। मतलब स्कॉटलैंड वालों को उनके कल्चर फॉलो करने को मना करता था। क्या क्या चीज़ें सप्रेस करता था ब्रिटेन क्या क्या सप्रेस करता था स्कॉटलैंड के लोगों को, क्या सप्रेशन में 2 चीज़ें थी। पहला चीज़ फॉरबिडन था, क्या फॉरबिडन था, इट वॉज फॉरबिडन। क्या चीज़ फॉरबिडन थी, 2 चीज़ें फॉरबिडन थी, एक ये फॉरबिडन थी और दूसरी ये फॉरबिडन थी। क्या पहली क्या फॉरबिडन थी कि स्कॉटलैंड वाले अपनी भाषा गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, और दूसरी बात वो अपनी नेशनल ड्रेस को नहीं पहनेंगे। इन दोनों कामों को फॉरबिड कर दिया गया, यानी इंग्लैंड ने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत स्कॉटलैंड के कल्चर पे अपना कल्चर इंपोज कर दिया, और स्कॉटलैंड वालों को उनका कल्चर फॉलो करने से मना करने लगे, ठीक है। तो स्पीक गेलिक लैंग्वेज और टू वियर नेशनल ड्रेस, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये हो गया, स्कॉटलैंड हिस्सा बन गया हमारा किसमें, इंग्लैंड का।
अब आयरलैंड की कहानी क्या थी, देखिए आयरलैंड के अंदर दो प्रकार के लोग रहते, सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, एक तरफ थे कैथोलिक्स और एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट्स। जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको ब्रिटिश का उनको क्या था, इनको इंग्लिश का सपोर्ट था, ठीक है ना, उनको इंग्लिश का सपोर्ट था। अब ये जो जाहिर सी बात है, जब इनको प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लैंड का सपोर्ट मिला हुआ है तो ये लोग काफी उछलेंगे, तो ये लोग उछलते भी थे। और जब ये लोग उछलते थे तो क्या होता था, कैथोलिक्स का ये लोग डोमिनेंस करते थे। मैं बेटा थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ आई गेस, बिकॉज आई एम फास्टिंग ऑल्सो, तो मेरी इतनी एनर्जी नहीं है, शायद मैंने इतना लेक्चर शायद स्लो बोला होगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं बोलने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एनीवे, तो प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, इनको इंग्लिश का सपोर्ट था। अब जब इंग्लिश का सपोर्ट था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर दिया कैथोलिक्स के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, जब ये लोग अपना डोमिनेंस इनके ऊपर बनाएंगे, अपना यहाँ पर ये एक तरह से अपनी भारीपन बनाएंगे इनके ऊपर, इनको सप्रेस करेंगे कैथोलिक्स को, तो कैथोलिक्स वाले रिवोल्ट करेंगे। तो यही हुआ भी यहाँ पर, कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया। ये जो रिवोल्ट हुआ कैथोलिक्स का, उसमें एक नाम सामने आता है जिसको बोलते हैं, इनका नाम था वुल्फ टोन। वुल्फ टोन ने कैथोलिक्स की तरफ से रिवोल्ट किया प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन यहां पर ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, और वो वुल्फ टोन अपने इस मकसद में फेल हो जाते हैं। जब वो मकसद में फेल होते हैं तो फाइनली आयरलैंड भी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन 1807। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर अब स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों आ जाते हैं। तो व्हाट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, क्या होता है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों मिला के अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूके के अंदर तीनों आते हैं, दैट इज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आया और उसके बाद आयरलैंड भी आ गया। इन तीनों को मिलाने के बाद हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं। देखो मैंने कहीं भी आपको किसी भी ब्लड शेड या किसी भी वॉर की या बैटल की बात नहीं करी थी, ठीक है। जब यहाँ पर नया ब्रिटेन बन जाता है तो उसके कुछ नए नए सिंबल बन जाते हैं, जैसे कि ब्लैक फ्लैग हो जाता है उनका, जिसको यूनियन जैक बोलते थे। उनका एक नेशनल एंथम बनता है जिसका नाम था गॉड सेव अवर नोबल किंग। जैसे इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, वैसे उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, और एक नई इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये था यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के नए नए सिंबल्स। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपने मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो नेशन को कैसे विजुअलाइज करने लगे। नेशन को विजुअलाइज करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जैसे फ्रांस के टाइम में, आपको याद होगा कि फ्रांस के टाइम में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ बना देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जस्ट अ मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, लिबर्टी की। क्या बात कर रहे हैं, लिबर्टी की। तो लिबर्टी कैसे रिप्रेजेंट करी जाती थी, लिबर्टी कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ब्रोकन चेन की मदद से, है ना। कैसे मदद करते थे, ब्रोकन चेन, है ना। लिबर्टी कैसे मदद करते थे उस वक्त, रेड कैप से। जो स्लेव्स होते थे वो रेड कैप पहनते थे जब उनको फ्री कर दिया जाता था, फ्रीडम, राइट। ऐसे ही ब्लाइंड फोल्डेड, अगर हम जस्टिस को रिप्रेजेंट करना चाहते थे पहले, जस्टिस, तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होता नहीं है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, आंख पे पट्टी बंदी है और तराजू लेके खड़े हुए हैं, इंसाफ, जस्टिस, ऐसे ही होता है ना। कोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा, तराजू ली है लेडी और आंख पे पट्टी बंदी है, तो ये जस्टिस की बात हो रही है, ठीक है ना, जस्टिस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, लिबर्टी, जस्टिस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। अगर हमें जस्टिस रिप्रेजेंट करना है, कहीं आपने अगर इस तरह का तराजू देख लिया तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है। कहीं कोई रेड कैप पहने खड़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि लिबर्टी का सिंबल है, ठीक है ना। तो अलग अलग सिंबल है, जैसे कि रेड ब्लू व्हाइट दिख गया तो आप समझ जाओगे फ्रांस का सिंबल है। ऐसे ही जब नेशन को रिप्रेजेंट करना था, ये तो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करना हो गया, जस्टिस को रिप्रेजेंट करना हो गया, ऐसे ही जब नेशन को रिप्रेजेंट करने की बात आई थी तो नेशन को उन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किया, उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया एलिगोरी के थ्रू, ठीक है ना। अब एलिगोरी क्या होता है बेटा, एलिगोरी क्या होता है, सिंपली एक ऐसा इमेजिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर इमेजिनेशन वाली बात होती है। इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसे आप व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी फीमेल फिगर के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे फीमेल फिगर के बारे में बोलते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट रियली एग्जिस्ट, ठीक है ना, नॉट रियली एग्जिस्ट। वो एक्चुअल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बट हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बना के उसका फोटो क्रिएट कर दिया। उसको क्या बोलते हैं, एलिगोरी। सो एलिगोरी बेटा क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है। खाली आपके दिमाग में जो है इस तरह का कोई इमेज बन गया लड़की का, क्या अरे ऐसी होनी चाहिए वो हमारी, समझ रहे हो, अरे ऐसी होनी चाहिए। तो आपका अगर ऐसा बेसिक आइडिया बन गया
तो क्या होगा, वो एलिगोरी कहलाएगा। तो अब नेशंस को इन एलिगोरी के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें, अगर बोलते हैं भारत माता, आप भारत माता की पेंटिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जर्मनी और इटली का यहाँ पर हो गया था। जर्मनी की मैं जर्मनी की एलिगोरी की बात करूँ, यहाँ दो तरह की एलिगोरी सामने आई थी, ठीक है ना। एक आई थी जर्मनी की, एक आई थी जर्मनी की जिसकी एलिगोरी क्या थी, जर्मेनिया। क्या एलिगोरी थी, जर्मेनिया। ऐसी एक इटली की आई थी, ऐसी एक इटली की आई थी, उसकी सॉरी ऐसी एक फ्रांस की आई थी, ऐसी एक फ्रांस की आई थी, और फ्रांस की क्या थी, मैरियाने। याद करिए, फ्रांस की क्या थी, मैरियाने, ठीक है ना। तो ये आपने सुना होगा इस तरह का, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ये एलिगोरीज यहां सामने आई थी, है ना। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो जर्मनी का एलिगोरी कौन थी, जर्मेनिया, और फ्रांस की क्या थी, मैरियाने, ठीक है। चलिए मैं आपको उनकी फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये वाली, ये आपको देखिए, ये है मैरियाने, ठीक है ना। ये क्या है, मैरियाने, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैरियाने रिप्रेजेंट कर रही है फ्रांस को, ठीक है ना, फ्रांस को। सिमिलरली देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो है, दिस इज द फिगर ऑफ जर्मनी, जर्मेनिया, ठीक है ना, जर्मेनिया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जर्मनी को। और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि मैंने बोला ना, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब एक्चुअली ये किसी लेडी की इमेज नहीं है, मतलब ऐसी कोई लेडी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, जस्ट सिंपली ऐसे ही एक आइडिया सोच के एक लेडी का पिक्चर, एक मूर्ति बना दिया गया, ठीक है। और कह दिया गया कभी भी आप कहीं भी ये लगा देख लो, इसका मतलब क्या होता है कि वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं भी आप ऐसा फिगर देख लो, अब आज के बाद से कभी आप कहीं जाओ घूमने और आपको पता चला कि आपको बाजार में इस तरह की इमेज दिख गई, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो जर्मनी की इमेज है। तो जर्मनी को ऐसे पहचाना जाने लगा, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी पर्सोनिफिकेशन मतलब नेशन को एक पर्सन के हिसाब से जानने लगे। तो देखो मैरियाने जर्मनी फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आपको तलवार दिख रही है ना, तलवार के अराउंड यहाँ पर पत्ती लगी हुई है। ये देखो इसके चेस्ट पे यहाँ पर एक ब्रेस्ट ईगल, एक इस पे ईगल बनी हुई है, और इस पे एक प्लेट है लगी है, इसको ब्रेस्ट प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखो इसके सर पे यहाँ क्राउन दिख रहा है आपको, पीछे आपको जर्मनी का ये फ्लैग दिख रहा है, ब्लू रेड व्हाइट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर सन की रेज निकल रही हैं, ठीक है। इन सब का बहुत ही अलग अलग मीनिंग था। इन सब का क्या क्या मीनिंग है, चलिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये आप मीनिंग है, ये टेबल है बेटा एनसीईआरटी की, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए अगर हम ब्रोकन चेन्स की बात करें, भाई क्या चीज़ है जो ब्रोकन चेन को डिटरमाइन करती है, क्या चीज़ है जिससे हम ब्रोकन चेन मान लो पहचानेंगे, बीइंग फ्रीड। मतलब ब्रोकन चेन अगर देख लिया तो इसका मतलब क्या है, फ्रीडम दिखाएंगे। ब्रोकन चेन देख लिया इसका मतलब क्या है, फ्री, ठीक है ना, बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये जो आपको ब्रेस्ट प्लेट दिख रही है ईगल ये वाली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ब्रेस्ट प्लेट ईगल का सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ की बात यहाँ करी जा रही है। अगर हम क्राउन ऑफ ओक लीव्स देखें, ये जो क्राउन देख रहे हैं आप ओक लीव्स का, इसको देखें तो ये क्या है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये हीरोइज्म को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम स्वॉर्ड की बात करें, जो तलवार लिए हुए है वो, इस तलवार सॉरी जो तलवार लिए हुए है, इस तलवार की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि हम तैयार है लड़ाई लड़ने को। क्या मतलब इसका, स्वॉर्ड, हम रेडीनेस टू फाइट, हम रेडी हैं लड़ने को। उस तलवार में जो आपको ऑलिव पत्तियां दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हम तैयार तो हैं, लेकिन ऑलिव पत्ती का मतलब क्या हुआ कि हम पीस भी कर सकते हैं, हम शांति समझौते भी कर सकते हैं, हमेशा लड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, रेडी, विलिंगनेस टू मेक पीस, हम पीस भी कर सकते हैं। देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर का फ्लैग ये आपको दिखाया मैंने, ब्लैक रेड और गोल्ड, ये उस वक्त का फ्लैग है। देखो फ्लैग ऑफ लिबरल्स नेशनलिस्ट, जिन्होंने 1848 में रिवॉल्यूशन किया था ना, उसको उस वक्त ये फ्लैग इस्तेमाल किया था, जिसको बाद में ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स ने बैन कर दिया था, ठीक है। और ऐसे ही रेस जो निकल रही है राइजिंग सन की, यहां पर आपको दिखाया मैंने, रेस जो निकल रही है राइजिंग सन की, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा को दिखा रहा है। तो बेटा ये हो गया आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है। आप लोग वेरी स्टार्टिंग से पूछ रहे थे, है ना, वेरी स्टार्टिंग से आप लोग जानना चाह रहे थे कि सर ये नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो देखो यार यहाँ पर क्या है, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की कहानी मैं आपको बताऊंगा। नेशनलिज्म क्या होता है कि हम अपने देश से प्यार कर रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब आप अपने देश से प्यार करते करते दूसरे देशों को कैप्चर करने लग जाओ और अपने देश का टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लग जाओ, उसको हम लोग कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन में डालेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज होती है। देखो यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग कि सर नेशनलिज्म क्या है,
नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म लव फॉर वंस ओन नेशन, अपने नेशन के लिए प्यार, ठीक है ना। और दूसरी बात यहां पर अगर हम बात करें इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म में बेटा क्या होता है कि आपका नेशनलिज्म तो है ही, मतलब आपको अपने देश से प्यार तो हो ही रहा है, नेशनलिज्म प्लस नेशनलिज्म के साथ साथ क्या हो रहा है, आप अपने देश को एक्सपैंड कर रहे हो, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हो। और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से क्या कर रहे हो, आप दूसरे कंट्रीज को कैप्चर कर रहे हो, कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, ठीक है ना, कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज बेसिकली इंपीरियलिज्म, ठीक है ना। तो यही मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता था, व्हाट इज इंपीरियलिज्म, कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो प्यार कर ही रहे हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते करते आप दूसरे ही गर्लफ्रेंड को पकड़ने लग जाओ, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हो, दिस इज इंपीरियलिज्म। ये मत करना, वरना बेटा भीख मांगोगे, समझ रहे हो, ऐसा मत करना। मैं तो ये कहूँगा कि ये भी मत करना ठीक है ना, ये नहीं कि सर आपने मतलब चलो ठीक है सर इंपीरियलिज्म नहीं करेंगे, कम से कम ये तो कर लें दो, एक तो कर लें दो, पढ़ाई कर लो बेटा, समझ रहे हो, वरना फिर बाजा बजाओगे बैठ के, बाजा पे 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 शहनाई उन्हीं मैडम की शादी में जाके, ठीक है ना, फिर वहीं जाओगे बर्तन मांज रहोगे उसकी शादी में, तुमसे हम बहुत प्यार करते थे, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अरे तुमने क्या किया ऐसा कि तुम उसके साथ शादी कर पाओ, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस कुछ नहीं कर रहे थे, हीरोगिरी चल रही थी, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, अब ऐसी आई है कि बर्तन ही धो रहे हो बैठ के, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। चलो आगे आ जाओ। तो ये समझ में आ गया बेसिक मीनिंग नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का। अब देखो कहानी क्या हुई यहाँ पर बेटा, जब क्या हुआ कि जब यहाँ पर प्रैप कंट्रीज, अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, जर्मनी बन गया था, है ना, हमने मेकिंग ऑफ जर्मनी देखा, जर्मनी बन गया था, इटली बन गया था, ठीक है ना, जर्मनी देखो क्या बन गया था, जर्मनी बन गया था, ठीक है, जर्मनी के साथ साथ क्या बन गया था, जैसे इटली बन गया था आपने देखा, है ना, और क्या बन गया, ब्रिटेन बन गया था, ये भी आपने देखा। साथ में मैंने आपको आयरलैंड इन सब का केस भी बताया, पोलैंड के केस में भी बताया था मैंने, इस तरह के बहुत सारे एरियाज थे, ठीक है ना, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रशिया, ये सब पावरफुल कंट्रीज थे। ये सारे कंट्री की जब ये कंट्रीज बन गए, नेशन बन गए, तो इन सब की नज़र एक जगह पड़ी और वो था बाल्कन्स, वो था बाल्कन का एरिया। अब जरा समझना कहानी यहाँ से क्या हो रही है, छोटी सी कहानी है, खत्म हो रहा है चैप्टर। अब ये कंट्रीज क्या हुए, ये सारे कंट्रीज किसके चक्कर में पड़ गए, बाल्कन्स के चक्कर में। एक मैडम थी, ठीक है ना, बड़े बाप की, अभी अंबानी की बेटी थी, ठीक है, अंबानी की बेटी थी, सबने देखा कि अंबानी की बेटी खाली बैठी हुई है। पहले इसके ऊपर, पहले अंबानी की बेटी को का गर्लफ्रेंड था, कौन गर्लफ्रेंड है इसका, यहाँ गर्लफ्रेंड कौन है, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है ना, यहाँ क्या था पहले यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर एक तरह से मुस्लिम एम्पायर था यहाँ पर, ठीक है ना, ये एरिया यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है ना। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लग गया, यानी जब गल्फ बॉयफ्रेंड इसका भागने लग गया, यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप होने लग गया, बाल्कन्स का और इसका, समझ लेना जरा, ये तुम्हारा ऑटोमन एम्पायर ये तुम्हारा ये हो गया और बाल्कन तुम्हारा ये हो गया। अब जरा समझना क्या हो रहा है, जब इन दोनों का ब्रेकअप होने लग गया तो जाहिर सी बात है ये चार और खड़े हुए थे चपड़गंजू, चार चपड़गंजू और खड़े हुए हैं, चारों चपड़गंजू तैयार हैं कि अरे भैया ये तो अंबानी की लड़की खाली हो गई है, पैसा बहुत है इसके पास। यानी बाल्कन्स जो है इट वाज अ रीजन वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है ना। बाल्कन जो बेटा रीजन है वो रीजन बहुत ज़्यादा रिच था, किसमें, ये रीजन किसमें रिच था, रिसोर्स में। यहाँ पर बहुत रिसोर्स मिलता था और जिसने भी अगर बाल्कन्स को कैप्चर कर लिया उसके पास चाबी आ जाएगी, पेट्रोल आ जाएगा और वो पूरे विश्व को राज कर सकेगा। समझ रहे हो ना, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। द डे यू गेट मनी इन दिस वर्ल्ड यू आर द मोस्ट पावरफुल। भाई लोग कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं हाथ का मैल है, ऐसा झूठ बोलते हैं लोग। एवरीथिंग इज मनी। भाई तुम पैसा नहीं कमाओगे तो कैसे काम चलेगा, आपको पैसा कमाना ही कमाना है और मनी इज पावर। इस दुनिया में पैसा ही पावर है, सच्चाई यही है। दुनिया तुमसे कुछ भी बोले कि अरे पैसा तो हाथ की मैल होता है, पैसा पे, अरे झूठ बोलते हैं लोग, भरा पड़ा होगा उनके यहाँ घर पे सोना। पैसा इज पावर, मनी इज पावर, ये बात सच है आज की दुनिया में, मनी इज पावर। आप अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कौन पूछेगा आपको। अभी आज आपके दोस्त हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, किसी का सिलेक्शन हो गया, कहीं सेलेक्ट हो गया, कोई कहीं सेलेक्ट हो गया, आप सेलेक्ट नहीं हो, वो लोग सेलेक्ट हो गए, उनके पास पैसा है, आईआईटी पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, दे आर अर्निंग मनी, दे विल नॉट इवन आस्क यू, वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछेंगे, अरे कुछ नहीं कर रहा, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। द डे यू स्टार्ट अर्निंग, द डे यू विल अर्न, आपके हाथ में पैसा आएगा ना तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर आपको लोग, अरे भैया हम तो पहले ही कहते थे ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही पढ़ने लिखने वाला आदमी है, भले ही तुमने ना पढ़ाओ, लेकिन इफ यू आर सिलेक्टेड, यू आर अर्निंग मनी, पैसा कमा रहे हो आप, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मनी इज पावर। क्या नहीं होता है पैसे से? आप देखो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज देखो, यूएस, रशिया, चाइना, जापान, दीज आर दी बिग इकोनॉमीज। क्यों? पैसा बहुत है। कोई कुछ बोल के दिखा दे चाइना से, चाइना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, चाइना का क्या लपड़ मारेंगे तुमको। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड। चाइना नेवर इंटरफियर्स वेन एवर इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब बात होती है, चाइना कभी इंटरफेयर करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना कभी रिलीजन में घुसता ही नहीं है, प्यार मोहब्बत चाइना को आता ही नहीं है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट रखे हुए है क्योंकि उसका इकोनॉमिक फायदा वहां पर है, पैसे का फायदा। क्या? कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलती है सीपीईसी, दैट इज क्या होता है, सीपीईसी बेल्ट है, ठीक है ना, वो वहां से निकल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है। वो ईसी उस पर्टिकुलर रास्ता बन जाए, वो रोड बन जाए, इस वजह से चाइना अभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी चाइना का पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज अ अनाथ देश। वो तो लोग उसको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडिया के सामने लोगों को खड़ा होना है, इसलिए। तो चाइना नेवर इंटरफियर्स, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ पैसे की बात करो। यूएस कभी इंटरफियर, कोई कंट्री इंटरफियर करता है जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है? कोई नहीं करता है। हाँ, कोई कंट्री क्यों अपना इकोनॉमिक टर्म्स खराब करेगा किसी देश से? इसलिए से बेटा ये कह रहा हूं कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक, क्योंकि पैसा से इकोनॉमी आती है। और मैंने आपको हिस्ट्री का पहला फॉर्मूला बताया है, E इज इक्वल्स टू E। अगर इकोनॉमी है तो ही एम्पायर होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा तो ही तुम घर चला पाओगे, तो ही तुम घर चला सकते हो। एम्पायर, घर का मुखिया बाप है, फादर है आपके, ही इज अर्निंग मनी, पावर। पापा से कुछ कह पाते हो? नहीं। क्यों? पैसा देंगे आपको, और फिर उसी पैसे से मैडम को खिलाने ले जाओगे आइसक्रीम पीछे बैठाल के। तो बिकॉज ही इज गिविंग यू मनी आप चुप हो। वो अलग बात है कि आपकी रिस्पेक्ट है, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग। समझ रहे हो? आप कुछ नहीं पूछते, पापा से हर बात पूछते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं मनी इज एवरीथिंग। मनी इज मतलब नॉट, आप ये मत समझना कि एवरीथिंग मतलब सर कह रहे हैं पैसा है, अरे पर मनी इज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इस बात को। मनी इज पावर, कमाना जरूरी है, बिना कमाए आपको दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। ये सच बात मैं कह रहा हूं, तुमसे दुनिया में कोई भी कुछ कह ले, तुम मुझे याद रखना, जब तुम पैसा नहीं कमाओगे तब तुम्हें मेरी याद आएगी, ठीक है ना। चलो देखना, इसलिए कह रहा हूं मेहनत करो ताकि तुम खूब पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बाल्कन्स में रिसोर्स बहुत था, यानी पैसा बहुत है, सोना चांदी उगल रहा है यहां पर। जहां सोना चांदी वहां कोई क्यों नहीं आएगा? इंडिया धरती ऐसी थी, इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ सिंक, इंडिया वॉज अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तभी तो इंडिया सिंक था गोल्ड एंड सिल्वर का, सोना चांदी भरा हुआ है। तभी तो इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉरेन इन्वेजन्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम अफगान आर्यंस, देन उसके बाद गुर्जर प्रतिहार्स, शाकास, सातवाहंस, आप नीचे आइए हुण, शाका, अब नीचे आइए मुगल्स, ब्रिटिश, फिर उसके बाद नीचे आओ सारे लोग, मंगोल्स, चंगेज खान, सब लोग आए इंडिया, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, आतंकवादी सब घुसे आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत रिसोर्स मिलता है, तो रिसोर्स कब जाना है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर बाल्कन में बहुत रिसोर्स था, और ये सारे कंट्री की नजर बाल्कन में पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर वहां पर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी वो खत्म होने लगा। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, लड़की खाली, 4 चप्पल गंजू लग गए पीछे चक्कर में। तो इन चारों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई बाल्कन्स में। तो बाल्कन्स बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। अब ये बाल्कन्स एरिया है कौन सा? ये जो आप कंट्री देख रहे हैं, दे कम अंडर दी स्टेट ऑफ बाल्कन्स। कौन कौन से आते हैं देखो यहां पर आप, बाल्कन्स में क्या क्या आता है? अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, हर्जेगोवानिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे बाल्कन्स के कंट्री है। बाल्कन एक रीजन है, उन सारे रीजन में ये सारे कंट्री आते हैं, और इस रीजन में बहुत सारा रिसोर्स मिलता था। इस वजह से वो चारों कंट्रीज जो हैं, बड़े बड़े सुपर पावर्स, अब वो इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लड़ने लग गए। एंड हियर से, यहीं से, इस पर्टिकुलर एरिया बाल्कन्स की लड़ाई की वजह से ही शुरू हो जाती है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द लास्ट पॉइंट, कि बाल्कन्स में यहां पर शुरू हो गया इशू। बाल्कन्स वॉज द एरिया ऑफ रिसोर्सेस, और इस रिसोर्सेस के लिए, ठीक है ना, सुपर पावर्स, कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट, कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट, वो लड़ने लग गए थे। कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट, कंट्रीज लड़ने लग गए, और जब कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट, कंट्रीज लड़ने लग गए, तब क्या हुआ?
जब कंट्री स्टार्टेड लड़ने लगे क्या हुआ, दिस लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, काफी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, काफी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना। और जब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया तब क्या हुआ, जब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया तब क्या हुआ, इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहीं से शुरू हो जाती है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप आपको ये कहानी जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो आप देखोगे यहां पर बड़े बड़े नेशन सामने आते हैं लाइक ब्रिटेन। और ब्रिटेन क्या करता है, वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, क्या करता है, एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये सारे कंट्रीज क्या चाह रहे हैं, ये सारे कंट्री क्या चाह रहे हैं, एक्सपेंशन ही तो चाह रहे हैं अपना। भाई देश बन चुका है जर्मनी इटली, अब ये दूसरे देशों को कब्जाना चाह रहे हैं। बाल्कन्स, बाल्कन्स का कौन कौन सा एरिया, ये सारा बाल्कन था। अगर इतने कंट्री को कैप्चर कर लोगे तो क्या होगा, इंपीरियलिज्म होगा कि नहीं होगा। अपने देश से प्यार तो कर रहे हो, हमें अपने देश को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है, लेकिन अपने देश से प्यार करते करते आप इन सारे देश को कैप्चर कर ले जाओगे तो इंपीरियलिज्म तो हुआ। यही चीज यहां पर हो रहा था कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया, और जब एक्सपेंशन किया तो उनमें से एक जगह जो उन्होंने एक्सपेंशन किया, जो उसका विक्टिम बना, इंडिया भी उनमें से एक था। इंडिया ऑल्सो बिकेम अ विक्टिम, इंडिया ऑल्सो बिकेम अ विक्टिम, इंडिया भी क्या हो गया, एक विक्टिम यहां पर हो गया। और यही कहानी यहां से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करूंगा, जब मैं डील करूंगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। यहीं से मैं आपको शुरुआत करूंगा, क्या चीज, नेशनलिज्म इन इंडिया। कहानी आपको यहीं से मिलेगी, कहानी आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है ना। बैकग्राउंड यही होगा, क्योंकि अब इंडिया में कैसे आते हैं ब्रिटेन, इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आते हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स आने का रीजन ही यही होता है, क्या, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म पॉलिसी फॉलो करते हैं तो ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए, और यहीं से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं आपको यहाँ 2 ब्राउन मुंडे क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। ब्राउन मुंडे क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ब्राउन मुंडे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिगोरी ऑफ फ्रांस, इनमें से फ्रांस का एलिगोरी कौन सा है। तो देखो फ्रांस का एलिगोरी कौन सा है, बी मरियाने इसका सही आंसर है, ठीक है ना। कोई किसी को डी लगता है तो लगा देना, हमें क्या करना है, कौन सी हमारी दोस्त है मरियाने, है ना। भाई हमारी गर्लफ्रेंड तो है नहीं मरियाने, तो हमें क्या करना, क्या कहाँ की है कहाँ की नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिगोरी, हमें यह करना कौन सी दोस्त हमारी चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अलग दूसरा ब्राउन मुंडे क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ, कौन सा एरिया था मोस्ट सीरियस टेंशन, वो था बेटा कहाँ पर, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडिया। कांट से, क्योंकि सर हम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। तो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 कौन सा एरिया था भाई, बाल्कन्स था कि नहीं था, बाल्कन्स था कि नहीं था। यहां पर क्या दिख रहा है 1871 के बाद, नहीं दिख रहा है ना। 1871 जर्मनी बन गया था, याद करो, 1861 में इटली बन गया था, याद करो, है ना। ऐसे ही आपको समझ में आया कि भैया देखो कि यहां पर वो बाल्कन्स ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव हो गया। कांट से सर नहीं बता सकते क्योंकि हम उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, हम क्या मतलब, वैसे तो आंसर यहां रोक देना अपना कांट से, क्यों, क्योंकि बाल्कन्स का एरिया क्या है, बाल्कन्स का है, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अपने लेक्चर को एंड ही कर रहे हैं, अब हम लोग अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं। बस एक पॉइंट शायद कुछ बचा है तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो यही है हमारा ब्राउन मुंडे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बेटा एक चीज जो उसमें बची हुई है वो मैं आपकी लूंगा इन योर डाउट क्लास, दैट इज सारी इमेजेस का एक्सप्लेनेशन। जितनी भी इमेजेस हैं, जैसे फेडरिक सूर्य की पेंटिंग थी, ये सारी पेंटिंग्स एक्सेट्रा जितनी भी पेंटिंग्स आई हैं किताब के अंदर, चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको डाउट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। डाउट क्लास से पहले आधे घंटे का सेशन होगा जहां मैं आपको पेंटिंग्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। तो यहीं पर अपना लेक्चर क्लोज करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।